सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इजराइल ईरान युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है। आप देख रहे होंगे तस्वीरें। G7 का बैठक संपन्न हुआ। सदस्य देशों ने दो टूक कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने की पूरी जिम्मेवारी ईरान की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा कि हमें पता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छुपा हुआ है। अयातुल्ला अली खामनेई को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अब हमारा धैर्य टूट रहा है, ये ट्रंप ने दो टूक कहा है। ट्रंप की इस चेतावनी पर ईरान को कोई असर नहीं पड़ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने दो टूक जवाब दिया है कि हम यहूदी शासन को जोरदार जवाब देंगे, उन पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं दिखाएंगे। ईरान ने तेल अवीव और मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी माना जाता है, उसके मुख्यालय को हमले में जमींदोज कर दिया। उधर इजराइल भी कम नहीं है, खामनेई के कई करीबियों को हमले में निपटा दिया है। इनमें मुख्य रूप से आप नाम ले सकते हैं मोहम्मद बाघेरी का, IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी का, सशस्त्र बलों के डिप्टी कमांडर गुलाम अली राशिद, सुप्रीम कमांडर के सलाहकार अली शमखानी, खुफिया विभाग के प्रमुख गुलाम अल महाद, IRGC के ग्राउंड फोर्स कमांडर मोहम्मद पकपूर समेत दर्जनों ऐसे नाम हैं जिनकी मौत इस हमले में हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं दृष्टांत मीडिया पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, इन दिनों पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है, मानव वर्चस्व की लड़ाई कहें या फिर व्यापारिक हित साधने की होड़ कहें या फिर कहें धार्मिक उन्माद में बह रहे देशों के शासक, आज पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। ऐसा लगने लगा है कि कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। अब देखिए ना, रूस और यूक्रेन के बीच तो पहले से ही युद्ध जारी है, परिणाम फिलहाल कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा है। पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है। कभी यूक्रेन रूस के लोगों को अपने हमले में हताहत कर रहा है, तो कभी रूस यूक्रेन पर हमला कर उसके लोगों का नरसंहार कर रहा है। इतने बड़े बड़े पैमाने पर जनहानि हो चुकी है, लेकिन चाहे पुतिन हो या फिर जेलेंस्की, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। वजह भी आप जानते हैं कि यूक्रेन को कैसे यूरोपीय देश लगातार, चाहे हथियार हो या फिर आर्थिक सहयोग, हर तरह से मजबूती प्रदान कर रहा है और वो विश्व शक्ति के रूप में शुमार रूस के लिए बड़ी चुनौती आज भी बना हुआ है। अब दूसरा युद्ध हालांकि काफी कम समय में ही सीज फायर की ओर चल गया, भारत और पाकिस्तान के बीच का है। माना यह जा रहा था कि इस बार युद्ध की विभीषिका काफी भयावह होने वाली है, लेकिन भारत के सूझबूझ का ही परिणाम रहा कि युद्ध मात्र 48 घंटे के भीतर सीज फायर में तब्दील हो गया। इस युद्ध को मैं एक बड़ी विभीषिका पर तौर पर क्यों मान रहा हूं, यह भी बताता हूं। अब समझिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता भारत के आगे कहीं भी नहीं टिकती, लेकिन जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान को छुपकर इस दौरान सहयोग किया, अगर यह युद्ध जारी रहता तो शायद पाकिस्तान और चीन के संयुक्त ताकत से भारत का युद्ध होता और इसमें दो राय नहीं कि दोनों तरफ से भारी क्षति का सामना करना पड़ता। लेकिन जो तीसरा क्रम है युद्ध का, वो है इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग। ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध सीधे तौर पर मूसा को मानने वाले यहूदियों और इस्लाम के बीच का युद्ध बन गया है और इस युद्ध को रोकने की बजाय लगातार विश्व शक्ति को क्षमा करेंगे और इस युद्ध को रोकने की बजाय लगातार विश्व शक्ति का दंभ भरने वाले अमेरिका इसको चिंगारी देता हुआ नजर आ रहा है। अब समझिए, युद्ध में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अब तक दोनों देशों के हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। मिसाइल और ड्रोन दोनों देशों के कई रिहायशी और सामरिक अड्डों को लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन हक इस कदर है कि ईरान का प्रमुख अयातुल्ला अली खामनेई दावा करता है कि वह तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक यहूदी शासन का सर्वनाश नहीं कर देगा, यानी इजराइल से यहूदी शासन को समाप्त नहीं कर देगा। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं
कि वो तब तक अपना हमला नहीं रोकने वाले हैं जब तक कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त नहीं कर देंगे, जब तक वो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को समाप्त नहीं कर देंगे। यानी दोनों देशों की शर्तें ऐसी हैं, ऐसा लगता है कि यह विभीषिका अब आने वाले दिनों में थमने वाली नहीं है। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस युद्ध में एंट्री काफी मायने रखती है। ट्रंप ने ऐसी शर्त रख दी है कि कोई भी राष्ट्र भला इसे कैसे मान सकता है। ट्रंप कहते हैं कि खामनेई बिना शर्त सरेंडर कर दें। ट्रंप आगे कहते हैं कि वो ईरान के साथ परमाणु समस्या का वास्तविक अंत चाहते हैं। इससे ईरान को पूरी तरह से परमाणु हथियारों का त्याग करना ही पड़ेगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं रह सकता। लेकिन ट्रंप के इस चेतावनी से बेखबर खामनेई साफ कर चुके हैं वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इजराइल से यहूदियों का शासन समाप्त नहीं कर देंगे। अब समझिए, ये जो हठधर्मिता है, इससे पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान से लेकर इजराइल तक पूरे क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो अमेरिका ने अलग अलग देशों में अपने 8 आर्मी बेस बना रखे हैं। अमेरिका की शुरुआती दौर से यह कोशिश रही है कि इस तेल क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाकर रखे। ऐसे में G7 की बैठक हुई जिसमें साफ तौर पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मिडिल ईस्ट में बेवजह तनाव की जिम्मेवारी ईरान की है। अब हमें यहाँ यह भी समझना होगा कि बेशक इजराइल के पास जो सामरिक तकनीक है वैसे हालात ईरान के लिए नहीं है, लेकिन ईरान के मिसाइल हमले के आगे इजराइल थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अंदर खाने में जो ईरान की ताकत देने वाली बात है वो किसी से छुपी नहीं है। इजराइल के साथ अमेरिका के आने से रूस, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश निश्चित तौर पर ईरान के साथ खड़े होंगे, ऐसा ईरान का भरोसा है और इस बात की दावेदारी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब समझिए, अगर ये सारे राष्ट्र ईरान और इजराइल के युद्ध के जरिए या फिर रूस और यूक्रेन के जरिए एक दूसरे से आपस में भिड़ गए तो तीसरे विश्व युद्ध को भला कैसे टाला जा सकता है। ये तो तय है। जिस तरह से अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है और इसकी एक बड़ी कूटनीतिक चाल भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रखी G7 में, जो कि ईरान के साथ चीन और रसा के जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में ट्रंप ने एक नया सबूत छोड़ दिया कि G7 में अब रूस और चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। इधर भारत की बात कर ली जाए तो पहलगाम अटैक पर खुलकर भारत का साथ देने वाला इजराइल आज भारत उसके मामले को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, खुलकर बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जबकि रूस जैसे भारत के पुराने दोस्त तक भारत के अमेरिका से बढ़ते करीबी रिश्ते की वजह से खुलकर समर्थन में सामने नहीं आए। हालांकि रूस से यूक्रेन युद्ध के वक्त पेट्रोल खरीदकर भारत ने रूस को आर्थिक सहयोग जरूर पहुंचाया। बेशक इस कदम से अमेरिका नाराज भी हुआ, लेकिन भारत ने ऐसा कर दिखाया। अब देखिए, इस हमले के बाद किस तरह से अमेरिका ने पलटी मारते हुए भारत से दूरी बढ़ाकर चीन और पाकिस्तान से करीबी होने का एक नया चैप्टर खोल दिया है। पहलगाम हमले से चंद दिनों बाद ही यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को तालिबान प्रबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया। यानी जो देश आतंकियों को संरक्षण दे रहा है अब वो आतंक रोधी समिति का उपाध्यक्ष होगा। इतना ही नहीं, भारत के विरोध के बावजूद विश्व बैंक से $40 बिलियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक से $400 मिलियन का सहयोग मुहैया कराया गया पाकिस्तान को। इसमें अमेरिका की महती भूमिका रही। दोस्तों, दरअसल ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि अमेरिका की हमेशा से यह फितरत रही है कि जहां उसे लाभ दिखेगा वहीं वो मुंह मारने से पीछे नहीं हटता। हालांकि G7 बैठक में बतौर आमंत्रित सदस्य शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक चेताया कि आतंक फैलाने वालों को तोहफा देना सरासर गलत है। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान को जो अमेरिका के समर्थन से जो कुछ हासिल हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका उन्होंने जिक्र किया। आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, यह भी नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में कहा। पहलगाम पूरे मानवता पर हमला था और आतंक फैलाने वाले को
कीमत तो चुकानी पड़ेगी, यानी उनको बख्शा नहीं जाएगा। यह साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में कहा। लेकिन इजराइल को लेकर वहां पर फिर भी इनकी चुप्पी रही। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए स्पष्ट नीतियां होनी चाहिए, इस बात पर भी जोर भारत की ओर से G7 की बैठक में दिया गया। हालांकि ट्रंप केवल अपने संबोधन के बाद ही G7 की बैठक बीच में छोड़कर चले गए। बाद में यह कहा गया कि फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब आधे घंटे बातचीत ट्रंप की हुई। दोस्तों, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, यह विश्व को विध्वंस की ओर ले जाने की कवायद है। चाहे बात कर ली जाए, मेरा यह मानना है कि चाहे बात की जाए इस युद्ध की, इस युद्ध के पीछे के मकसद की, चाहे धार्मिक अलग अलग विचारधाराएं हों, इजराइल में यहूदी हैं तो ईरान में शिया समुदाय का वर्चस्व है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, या फिर अर्थतंत्र के इर्द गिर्द अर्थतंत्र को हासिल करने की कोशिश, कवायदें अगर युद्ध का रूप लेती हैं तो हमें लगता है कि यह विश्व के लिए कतई उचित नहीं हो सकता है। मेरा यह मानना है कि धार्मिक विचारधारा अलग अलग है। इजराइल मानता है कि मरियम के कोख से ईसा मसीह का अवतरण हुआ। यहूदी मानते हैं कि मां मरियम व्यभिचारी थी और ईसा मसीह का इस रूप में कोई अवतरण प्रभु के रूप में नहीं हुआ, और इसीलिए यहूदी मूसा को मानते हैं, क्रिश्चियन ईसा को मानते हैं। किसी तरह शिया सुन्नी के बीच में पैगंबर मोहम्मद के वारिस को लेकर विवाद है। हम कहते हैं कि सब अपने अपने विचारधारा के अनुसार धर्म को माने तो क्या बुराई है। हर धर्म विश्व को शांति और सद्भावना ही सिखाता है, मगर युद्ध की विभीषिका केवल विनाश और नरसंहार ही लाती है, चाहे ये युद्ध धर्म और अर्थ के लिए ही क्यों न लिया जाए। चलिए, अभी ईरान इजराइल युद्ध में कई अध्याय जुड़ने बाकी हैं। आगे क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर रहेगी, और निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम को लेकर हम अपना अगला वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें हैं इस युद्ध में, क्या कुछ होने जा रहा है, हमारे इस धरती को क्या असर पड़ने वाला है। इतने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन और तमाम चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं मानवता खतरे में तो नहीं आने वाली है। कई सवाल हैं, और हमें लगता है युद्ध जहां भी हो रहा है वो हठ धर्मिता का ही परिणाम है, वरना भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर सबके सामने एक नजीर है कि कैसे हमने समझौता कर लिया और युद्ध से इस विश्व को बचाव किया। लेकिन रूस यूक्रेन और इजराइल और ईरान का ये युद्ध विभीषिका को लगातार आगे बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर देना ना भूलें, और निश्चित तौर पर दृष्टांत मीडिया आपकी आवाज़ है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।